Dear students, in this lecture we shall study tenses. देखिए, अंग्रेजी में 3 टेंस होते हैं. सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, and the third is future tense. प्रेजेंट टेंस इसको आप हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल. इसे हम कहते हैं भूतकाल. और इसे हम कहते हैं भविष्यकाल. अब एक बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा है कि 3 टेंस होते हैं, लेकिन हकीकत में 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. तीसरा जो टेंस है ये है काल्पनिक. जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक. तो इस काल्पनिक को मिला करके हमें 3 टेंसेस का अध्ययन करना है. और इन 3 टेंसेस में प्रत्येक टेंस के 4-4 हिस्से होते हैं. पहला, अगर हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट. दूसरा कंटिन्यूअस. तीसरा परफेक्ट. एंड द फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब देखिए, हम अगर प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो इनके नाम के आगे पहले प्रेजेंट जुड़ जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दोबारा सीरियली देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन द सेम वे जब हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे तो यही चारों हिस्से पास्ट टेंस में पढ़े जाएंगे. पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इसी तरीके से तीसरे 4 हिस्से होंगे इसके फ्यूचर के. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो प्रत्येक टेंस के 4-4 हिस्से हुए. इस तरीके से टोटल टेंसेस 12 हो जाते हैं. टोटल टेंसेस 12 हो जाते हैं, 4 + 4 + 4. तो आज हम सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट.
देखिए, आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, and do I not eat food? Now change the subject. He eats food. He does not eat food. Does he eat food? And does he not eat food? Does he not eat food? In this way, we have written 8 sentences. अब देखिए, यहीं से हमारे जो नियम है वो निकलने शुरू होंगे. नंबर 1, डू, एंड हियर डज. डू एंड डज, do and does. These are helping verbs in this tense. इस टेंस की सहायक क्रियाएं डू और डज होती हैं. वर्ब in every sentence you can see here it is first form, here it is first form, here it is first form, and here it is first form, 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 and here it is also first form. प्रत्येक टेंस में, प्रत्येक वाक्य में इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब is used in this tense. So we have अब देखिए, सहायक क्रिया जहां तक बात है डू और डज का प्रयोग होता है. अब हम सहायक क्रिया डू और डज को कब कैसे कैसे प्रयोग करेंगे ये समझ लीजिए. ये हमारा करता है एक वचन, ये एक वचन, ये एक वचन और ये एक वचन. एक वचन कर्ता के साथ यहां दो चीजें हैं. हमारा कर्ता अगर एक वचन है, फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, प्रथम पुरुष और एक वचन का हो, तो हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे. सहायक क्रिया डज. लेकिन अगर कर्ता इन दोनों शर्तों को पूरी नहीं करता है, यानी अगर वो फर्स्ट पर्सन नहीं है या अगर वो सिंगुलर नंबर नहीं है, दोनों में से दोनों एक शर्त पूरी करता है, एक पूरी नहीं करता, या दोनों में से एक भी पूरी नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे, डू का प्रयोग होगा. आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है. सब्जेक्ट ये थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तब तो आएगी डज. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं है तो आएगी क्रिया डू. तो देखिए, अब यहां देखो, अब इस चीज को समझ लीजिए. डू और डज का जो यूज होता है, आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ हम प्रयोग करेंगे डू. अगर ये करता है, यानी ये वो करता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है. आई फर्स्ट पर्सन का है, वी फर्स्ट पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का है, दे थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर का है. इसके अलावा और कोई बहुवचन बताने वाला सब्जेक्ट अगर आता है तो हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे डू. और अगर कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का है तो हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे डज. ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट एक हो संख्या में। राम स्कूल जाता है, अकेला है। श्याम स्कूल जाता है, अकेला है। राम और श्याम स्कूल जाते हैं, एक से ज्यादा हो गया, सब्जेक्ट बहुवचन हो गया। सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, उधर आएगा ऊपर, डू का प्रयोग होगा, यहां डज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां करेंगे इनके साथ डज का प्रयोग। ये डज, ये स्थिति है उन सेंटेंसेस के लिए जो नेगेटिव हैं, इंटरोगेटिव हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं। जो नेगेटिव हैं, इंटरोगेटिव हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं। केवल सिंपल वाक्यों को बनाने के लिए इस टेंस में अलग व्यवस्था है। सिंपल वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। यहां लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम एक नई व्यवस्था के तहत काम करते हैं और बड़ा इजी है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जितने हो सकते हैं, उनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ सभी एक वचन के सब्जेक्ट्स, दूसरी तरफ सभी बहुवचन के सब्जेक्ट्स। एक वचन के सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये देखिए, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये दिस, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब देखिए, राम थर्ड पर्सन का करता है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और अकेला है, एक वचन है। तो हम इसको शुरू करेंगे, राम, अब जाने की अंग्रेजी क्या है, गो, गो, ये हो गया गो। अब इसमें हम ई एस जोड़ेंगे, गोज टू स्कूल। इस तरीके से दिस सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस आर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब ये तो स्थिति हो गई हमारे थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जोड़ते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस। दूसरा क्या है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज, दिस रूल बी एंड दिस ए। अब देखिए, ये तो हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये हो गई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई, वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन का करता हो, एक से ज्यादा जब करता हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो इसमें बनेगा अंग्रेजी, वी कर्ता हो गया, गो, चूंकि सहायक क्रिया नहीं आनी है इसलिए कर्ता के बाद सीधे क्रिया लगेगी, टू स्कूल, टू स्कूल।
इस तरीके से ये व्यवस्था केवल सिंपल सेंटेंसेस के लिए है। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में अगर वाक्य सिंपल है तब तक ये नियम काम करेगा। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, यानी दोनों शर्तें पूरी नहीं करता हो, थर्ड पर्सन भी हो और सब्जेक्ट भी हो, अगर इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी एक नहीं करता है या दोनों नहीं करता है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, प्लस कोई भी बहुवचन का और कोई करता हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी गो टू स्कूल। इस तरीके से इस टेंस में वाक्य बनते हैं। अब देखिए इनमें वाक्यों का ऑर्डर क्या है। देखिए साहब, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, जब हम ये कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, इसका अर्थ क्या है पहले ये समझ लीजिए। इसका अर्थ ये है कि हमें ये जानकारी हो जाए कि कौन से नंबर पे कर्ता लिखा जाना है, कौन से पे क्रिया लिखी जानी है, कौन से पे वर्ब लिखा जाना है, कौन से पे ऑब्जेक्ट लिखा जाना है। इस तरीके से हमें ये जानकारी हो जाए हर तरीके के सेंटेंस में, सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इस रचना को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस या वाक्यों का क्रम। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ एस बराबर सब्जेक्ट, वी बराबर वर्ब और ओ बराबर ऑब्जेक्ट। ये पहले पहले अक्षर हैं इनकी स्पेलिंग्स के। सब्जेक्ट एस से शुरू होता है, वर्ब वी से शुरू होती है, ऑब्जेक्ट ओ से शुरू होता है। इनको ले लीजिए, एक सूत्र बन जाएगा आपके पास हैं? ये हमारा होगा सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल के लिए ये सिंपल सेंटेंस के लिए। अब दूसरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम करेंगे नेगेटिव में यूज, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब सिंगल इंटरोगेटिव, और सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब वाक्य क्या से शुरू होगा। आपका वाक्य क्या से शुरू होगा। अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो उस क्या की अंग्रेजी पहले नहीं लगाई जाएगी, केवल सहायक क्रिया लगाई जाएगी, जो सहायक क्रिया दोनों कार्य करेगी, सहायक क्रिया का भी और प्रश्नवाचक शब्द का भी। ध्यान रखिए, यहां क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, यहां केवल सहायक क्रिया लगाई जानी है और सहायक क्रिया दोनों काम करेगी, प्रश्नवाचक शब्द का भी और सहायक क्रिया का भी। ठीक है। दूसरा डबल इंटरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑर्डर है इसे आप देखिए, ये हमारा होगा ये डबल इंटरोगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव डबल, डबल इंटरोगेटिव मैंने समझाए हुए हैं, वीडियो डाली हुई है इसमें, पहले लेक्चर में समझाए थे, फिर भी बता देता हूँ। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, शुरू में नहीं आता है। सिंगल इंटरोगेटिव में क्या शुरू में होगा, डबल इंटरोगेटिव में क्या शुरू में नहीं होगा, बीच में होगा। उस बीच वाले शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी, इसलिए उसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, WH वर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पेलिंग W या H से शुरू होती है। ठीक है।
तो इस तरीके से हम डबल इंट्रोगेटिव में रखेंगे। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दो क्रम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सिंगल, ठीक है, यानी जब क्या शुरू में होगा और नॉट भी दिया हुआ होगा। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या मोहन खाना नहीं खाता है, इन्हें कहते हैं हम सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव इस तरीके से, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल, डबल का मतलब बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा जिसकी अंग्रेजी पहले लगाई जाएगी और फिर इसके बाद में नॉट भी होगा उसमें। अब इस तरीके से ये हमारे 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं। सिंगल यानी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दो तरीके के, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो तरीके के, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से अब देखिए एक वाक्य देख लीजिए, राम खाना खाता है, खाता है, ये वर्ब है। कौन खाता है, राम, ये सब्जेक्ट है। क्या खाता है, खाना, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाना शुरू करेंगे। सिंपल सेंटेंस का क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है। तो देखिए राम ईट, अब एक वचन का करता है राम, तो एक वचन का करता है तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक वचन का कर्ता के साथ एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ एस लग जाएगा, ईट्स और ये फूड। अब इसे मिला लीजिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। आप चेक करके देख लीजिए इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर है, आपका वाक्य सिंपल हो गया, आपका वाक्य सिंपल हो गया। अब इसे नेगेटिव बनाना है, राम खाना नहीं खाता है, तो राम डज। अब डज किस लिए आया, राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो राम डज नॉट ईट फूड, ये सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव आ गया, ईट वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट फूड आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यहां लिखेंगे ऊपर, सिंगल इंटरोगेटिव देखिए, क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट फूड, ये हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों काम कर रही है, इंटरोगेटिव वर्ड का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी। इसके बाद राम सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव का निशान, ठीक है साहब। अब देखिए, तो ये हो गया क्या राम खाना खाता है, खाना खाता है, ठीक है सर। दूसरा डबल इंटरोगेटिव में राम खाना कब खाता है, तो कब आ गया, कब बीच में आया है, पहले लिखा जाएगा, व्हेन डज राम ईट फूड, राम खाना कब खाता है, ये क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया था